नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक एजुकेशन पर, जहां हम एजुकेशन को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का पहला और बेहद ज़रूरी अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस अध्याय में हम जानेंगे कि पदार्थ आपस में कैसे क्रिया करते हैं, कैसे नए पदार्थ बनते हैं और हम इन प्रतिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों के जरिए कैसे व्यक्त करते हैं। चलिए जानें कि कोई अभिक्रिया संयोजन है या अपघटन, विस्थापन है या द्विविस्थापन, और साथ ही सीखेंगे कैसे समीकरणों को आसानी से संतुलित किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं इस चैप्टर की पूरी समझ आसान भाषा में और उदाहरण के साथ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को समझने की मज़ेदार यात्रा। इस अध्याय का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है? जल का। तो देखिए हाइड्रोजन का गुणधर्म और ऑक्सीजन का गुणधर्म जल के गुणधर्म से अलग है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जब दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करते हैं, और जल क्या है? लिक्विड है। अब जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम क्या है? ठोस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और जो दोनों मिलकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या है? सॉलिड है, यानी ठोस है। तो वैसे ही जैसे मतलब दो अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ है, वो आपस में मिलकर एक नया गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित हो जाएगा उसे हम लोग भौतिक विधि से मतलब परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, पलट कर वैसा मतलब वापस वैसा ही नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर चावल से अगर भात बन जाएगा तो उसे हम लोग पलट के क्या फिर से मतलब चावल नहीं कर सकते हैं किसी भी विधि से, वाष्पीकरण से भी नहीं, ऊर्ध्वपातन से भी नहीं, उपकेंद्रीकरण से भी नहीं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, श्वसन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे देखिए अवस्था में परिवर्तन, जैसे हाइड्रोजन, जो पहले हम लोग उदाहरण देखें क्या था उदाहरण? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का अवस्था क्या था? गैस था दोनों का। अब उसका जब अभिक्रिया हो गया तब जल बन गया, तो जल का अवस्था क्या है? लिक्विड है, यानी तरल पदार्थ है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक सॉलिड है और एक गैस है, दोनों मिलकर क्या बनाया? सॉलिड। तो उसी तरह यहाँ पर जो अवस्था में परिवर्तन क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके बाद रंग में परिवर्तन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। ये सब परिवर्तन किस में होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभिकारक और उत्पाद। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो चलिए अभिकारक को समझते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका रासायनिक अभिकारकों से मिलकर निर्माण होता है। मतलब उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। और दोनों मिलकर क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। तो जो मतलब निर्माण हुआ है उसे उत्पाद कहेंगे, और मतलब जिस चीज़ से निर्माण हुआ है उसे अभिकारक कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को जिससे हम लोग निरूपित करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण में क्या क्या भाग लेता है, अभिकारक और उत्पादों को हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, प्रतीकों के रूप में, यानी सूत्र के रूप में। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग परिभाषित करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसे हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो निर्माण होकर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हम लोग फॉर्मेट में लिखे उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या क्या प्रकार होता है। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है कि उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों और बराबर होती हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण में जो सूत्रों को लिखेंगे तो दोनों तरफ, जैसे अभिकारकों की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी, दोनों तरफ जो परमाणु है दोनों में मतलब समान मतलब दोनों की संख्या बराबर हो। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पर मतलब अभिकारकों में मैग्नीशियम कितना है, 2 है, और राइट साइड में कितना है, मैग्नीशियम की संख्या 2 है। ऑक्सीजन मतलब लेफ्ट साइड में कितना है, 2। तो यहाँ पर भी हम लोग ये जो 2 है ये तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के लिए है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना, 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इधर भी मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। तो इसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, जिसमें अभिकारकों और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, असंतुलित रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी का उल्टा संतुलित रासायनिक समीकरण का ही उल्टा है। जैसे यहाँ पर दोनों तरफ बराबर होते थे और यहाँ पर बराबर नहीं होगा। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इधर मैग्नीशियम की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है, राइट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ये दोनों तरफ मतलब ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है, तो इसीलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर दोनों तरफ मैग्नीशियम की संख्या बराबर होती तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर होती तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब जैसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में किए, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए अभिक्रिया के पहले और बाद, यानी अभिकारक और उत्पाद में। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे दोनों और द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे। मतलब रासायनिक समीकरण में अगर तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर रहे तो द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग जैसे पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद दूसरा वियोजन अभिक्रिया, इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, H2O यानी जल, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
और उष्मा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O दोनों मिलकर, मतलब दो पदार्थ मिलकर क्या एक पदार्थ का निर्माण किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यह एक क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का नाम ही होता है संयोजन, यानी जुड़ना। तो जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसी में हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को भी जानेंगे। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण भी जैसे देखिए, अतः संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी है। जिस यहाँ पर देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी अगर जैसे उत्पाद का निर्माण होता है उसके साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्मा भी बनता है या फिर ऊर्जा भी निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अतः संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी है। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल हो गया CH4 + 2O2, मतलब मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसके साथ साथ ऊर्जा भी। तो ये क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब नेक्स्ट, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद का निर्माण करता है तब ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाएगा। तो यह जैसे देखिए, यहाँ पर एक उत्पाद टूटकर दो उत्पादों का निर्माण किया। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या हो? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। तो ये क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें जैसे ऊष्मा का आवश्यकता हुआ तो इसलिए ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी है। नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बराबर क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो जैसे देखिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में SO4 था और राइट साइड में आयरन के साथ SO4 है। तो पहले कॉपर के साथ था और उसके बाद आयरन के साथ आ गया। तो इसी के जैसे आयरन का कॉपर का जो SO4 था वो आयरन अपने साथ जोड़ लिया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसे परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को हटाकर, जैसे यहाँ पर आयरन जो है कॉपर सल्फेट से सल्फेट को हटाकर अपने साथ जोड़ लिया और कॉपर अकेले रह गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर तत्वों का आदान प्रदान होता है उसे भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर क्या होगा? BaSO4 + 2NaCl। तो जैसे देखिए, यहाँ पर जैसे विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व विस्थापित हो रहा था, यहाँ पर दो तत्व विस्थापित हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले सोडियम के साथ SO4 था, अभी बेरियम के साथ SO4 है। पहले बेरियम के साथ क्लोरीन था, अब सोडियम के साथ क्लोरीन है, दो तत्वों का विस्थापन हुआ, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हो गया उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए, अब पहले हम लोग उपचयन अभिक्रिया को समझेंगे, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया को समझेंगे। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन हटेगा, तब हम लोग उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे और इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। अब अपचयन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है अथवा हाइड्रोजन का योग होता है तब उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, इसे अपकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है
तब उसे उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 को गर्म करने पर कॉपर प्लस H2O बनेगा। जैसे देखिए कॉपर के साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। अब उत्पाद में क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर के साथ कॉपर का क्या हुआ, अवकरण या फिर उपचयन हुआ, अपचयन हुआ। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की कमी हुआ कॉपर में, तो कॉपर का अपचयन हुआ। अब देखिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो ये मतलब इस अभिक्रिया में दोनों क्रिया हो रहा है, अपचयन और उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण देखिए, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है, चांदी पर काली परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है, तांबे पर हरित परत चढ़ना आदि। और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे का अगर लंबे समय तक नमी या हवा के संपर्क में रहता है तब उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे को पेंट करते हैं। चांदी पर भी काली परत चढ़ जाता है, तांबे पर हरी परत चढ़ जाता है, तो ये सब क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। नेक्स्ट और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक विकृत गंधिता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी जैसे देखिएगा, अगर किसी भी वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक वायु के संपर्क में आता है तब वह उपचयित होकर यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर खराब हो जाता है और उसका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो इसी से बचने के लिए जैसे कुरकुरे और चिप्स की कंपनी क्या करते हैं, उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, जिससे वह लंबे समय तक खराब ना हो और कस्टमर तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे।